नमस्कार। आज हम सिर्फ चुनावी नतीजों की हेडलाइंस पर बात नहीं करेंगे, नहीं। आज हम एक जनादेश की, कह सकते हैं, चीर-फाड़ करेंगे। हम हरियाणा की शाहबाद विधानसभा सीट के अंदर उन गहरी राजनीतिक धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर, आप जानते हैं, सतह पर तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर चुनाव का रुख वही तय करती हैं। तो हमारा पूरा विश्लेषण सिर्फ एक जगह पर केंद्रित है, शाहबाद। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की विधानसभा सीट नंबर 12 है और ये एक आरक्षित सीट है जो इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं बनाती, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक मैदान बनाती है जहां सामाजिक न्याय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गूंज शायद सबसे तेज सुनाई देती है। और इस पूरे विश्लेषण के दिल में है ये एक आंकड़ा, 6441। ये 2024 में जीत और हार के बीच का फासला है। अब देखिए, अपने आप में तो ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन अगर हम शाहबाद के इतिहास के आईने में देखें ना, तो ये एक पहेली बन जाता है, एक एनोमली। तो सवाल ये है कि 6441 वोटों का ये अंतर हमें आखिर बता क्या रहा है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम शाहबाद के ताज़ा फैसले से शुरू करेंगे, फिर इसके वॉलेटाइल इतिहास को खंगालेंगे। हम जमीन की उन अनकही मांगों को सुनेंगे, जीतने वाले उम्मीदवार के प्रोफाइल को समझेंगे और फिर उस 4 पिलर वाले गवर्नेंस ब्लूप्रिंट को देखेंगे जिसने इस जनादेश को आकार दिया। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि क्यों शाहबाद में जनादेश एक मिल्कियत नहीं है, बल्कि हर 5 साल पर मिलने वाला एक किराया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कैनवस को देखते हैं जिसे 2024 में शाहबाद के वोटर्स ने अपनी उम्मीदों और अपनी नाराजगी से रंगा है। कहानी के जो किरदार हैं और जो आंकड़े हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। तो यहां देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रामकरण, उन्हें मिले 61,050 वोट और भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्र को मिले 54,609 वोट। तो फासला कितना हुआ? वही 6441 वोटों का। अब पहली नजर में देखें तो ये एक साफ जीत लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? शाहबाद की कहानी कभी भी सीधी लही ही नहीं है। चलिए अब जरा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, 2024 का जो ये नतीजा है ना, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े और, कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न का हिस्सा है। शाहबाद की जो राजनीतिक वफादारी है वो किसी एक पार्टी से बंधी हुई नहीं है। यहां की हवा हर 5 साल में बदल जाती है। आप खुद देखिए कि कैसे सत्ता का पेंडुलम घूमता है। 1996 और 2000 बीजेपी का दबदबा, फिर 2005 और 2009 कांग्रेस की वापसी। 2014 में बीजेपी फिर से लौटी, लेकिन 2019 में एक नई क्षेत्रीय ताकत जेजेपी, उसने सबको चौंका दिया। और अब 2024 में ये पेंडुलम एक बार फिर कांग्रेस की तरफ आ गया है। इससे एक बात तो साफ है, यहां कोई भी पार्टी अपनी पकड़ को परमानेंट नहीं मान सकती। और जानते हैं, जो बात इस वॉलेटिलिटी को और भी दिलचस्प बनाती है, वो है जीत के मार्जिन का ये जबरदस्त उतार चढ़ाव। सोचिए जरा, 2014 में जीत का फैसला हुआ था सिर्फ 577 वोटों से, मतलब एक सांस रोक देने वाला मुकाबला। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2019 में जीत का अंतर था 37,000 वोटों से भी ज्यादा, एक तरफा लहर। और अब 2024 में यह अंतर घटकर 6,441 पर आ गया है। तो ये क्या बताता है? यही कि यहां का वोटर किसी लहर पर सवार नहीं होता, वो हर बार नए सिरे से हिसाब करता है। ये टेबल उसी कहानी को आंकड़ों में बयान कर रही है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे आईएनएलडी, जो कभी हरियाणा की एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत थी, एक मजबूत दावेदार हुआ करती थी, और फिर कैसे 2019 में जेजेपी ने उसकी जगह ले ली। और एक और दिलचस्प बात देखिए, आज के जो विजेता हैं रामकरण, वो 2014 में आईएनएलडी और 2019 में जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो ये पार्टियों और चेहरों के बदलते समीकरणों की एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। तो अब तक हमने आंकड़ों की बात की, नंबर्स, लेकिन असली कहानी तो जमीन पर है, उन लोगों के बीच जो वोट देते हैं। शाहबाद का जनादेश असल में उन अनकही मांगों से बनता है जो यहां की मिट्टी में बसी हुई हैं। इस पूरी समझ की बुनियाद है शाहबाद की अपनी पहचान। ये एक आरक्षित सीट है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि यहां से सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। अब ये व्यवस्था सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि ये पूरी पॉलिटिकल डिबेट को सोशल जस्टिस, बराबरी और एम्पावरमेंट के मुद्दों पर फोकस कर देती है। यहां हर पॉलिसी, हर वादा इसी कसौटी पर परखा जाता है।
और जब हम जमीन की आवाज सुनते हैं तो 4 बुनियादी मुद्दे, 4 दरारें साफ उभर कर आती हैं। पहला, कृषि संकट, छोटे किसानों की घटती आमदनी। दूसरा, युवा बेरोजगारी, डिग्रियां हैं लेकिन लोकल इंडस्ट्री और सरकारी नौकरियों की कमी से भविष्य धुंधला है। तीसरा, सामाजिक न्याय, एससी समुदाय की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। और चौथा, बुनियादी ढांचे की कमी, बिजली, पानी, खराब सड़कें। ये वो लगातार बनी रहने वाली शिकायतें हैं जो यहां की राजनीति की असली नींव हैं। हमारे लोकतंत्र में हर एक आवाज को सम्मान के साथ सुने जाने का हक है, और जब लोग अपनी परेशानियां सामने रखते हैं तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सूचित हो और सच्ची हो। इन शिकायतों का समाधान सिर्फ गरिमापूर्ण संवाद और ठोस एक्शन से ही मुमकिन है। चलिए अब अपना फोकस 2024 की जीत के केंद्र में जो व्यक्ति हैं उन पर लाते हैं, रामकरण। देखिए, किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ मुद्दों या पार्टी से तय नहीं होता है ना। उम्मीदवार की अपनी शख्सियत, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियां, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो रामकरण की ताकत क्या है? वो एससी समुदाय के एक स्थापित नेता हैं, इनकम्बेंट हैं, मतलब मौजूदा विधायक। तो उनकी अपनी एक पहचान है और वो स्थानीय जड़ों से जुड़े हैं। लेकिन उनकी कमजोरियां भी हैं। बार बार पार्टी बदलने का जो इतिहास है वो निष्ठा पर सवाल खड़े करता है। वो पार्टी मशीनरी पर काफी निर्भर हैं और उनके नाम कोई बहुत बड़ा, कोई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट नहीं जुड़ा है। तो ये प्रोफाइल एक काफी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की तस्वीर पेश करता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने वॉलेटाइल इलाके में इन कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों और एक मिक्स्ड प्रोफाइल वाले उम्मीदवार के साथ जीत की स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या? आइए उस रणनीतिक ढांचे को समझते हैं जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये शाहबाद की चुनौतियों से निपटने और जनादेश हासिल करने का एक 4 पिलर ब्लूप्रिंट है। पहला पिलर और सबसे जरूरी सोशल जस्टिस और इंक्लूजन को समर्पित है। क्योंकि एक आरक्षित सीट है तो ये पिलर पूरी स्ट्रेटेजी की नींव है। इसका फोकस दलित सशक्तिकरण, शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप्स और कल्याणकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा पिलर है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, यानी आर्थिक उत्थान। यह सीधे तौर पर कृषि संकट और घटती आमदनी का जवाब है। इसमें एमएसपी की गारंटी, बेहतर सिंचाई और ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने जैसे वादे शामिल हैं। तीसरा पिलर यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर एक सीधा अटैक है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, स्थानीय युवाओं के लिए टेक हब्स और सरकारी नौकरियों की तैयारी, ये पिलर सीधे सीधे युवाओं की एस्पिरेशंस को एड्रेस करता है। और चौथा पिलर है क्रेडिबिलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब विश्वसनीयता और शासन। ये पिलर जनता और नेता के बीच जो भरोसे की कमी है उसे दूर करता है। ये उम्मीदवार को एक एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट नेता के तौर पर पेश करता है। बात सिर्फ वादे करने की नहीं है, बात है भरोसेमंद दिखने की और असल में भरोसेमंद होने की। और ये स्लाइड इस सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे लोगों की हर बड़ी समस्या को स्ट्रैटेजी के एक पिलर से जोड़ा गया। सोशल जस्टिस की मांग को सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन पिलर से, आर्थिक तंगी को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पिलर से, युवाओं की उम्मीदों को यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट पिलर से और भरोसे की कमी को क्रेडिबिलिटी एंड गवर्नेंस पिलर से। ये शिकायत से शासन तक का एक सीधा रोड मैप है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के कंक्लूजन पे आते हैं। शाहबाद की ये अस्थिरता, इसकी वॉलेटिलिटी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि जनादेश कोई परमानेंट संपत्ति नहीं है जिसे एक बार जीत लिया तो वो हमेशा के लिए आपका हो गया। ऐसा नहीं है। वोटर की नजर में जनादेश एक भरोसा है जो आपको दिया गया है। ये कोई मालिकाना हक नहीं है। इसे हर एक दिन दोबारा कमाना पड़ता है। जीत कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो जिम्मेदारी की असली शुरुआत है। और आज के इस डिजिटल दौर में यह भरोसा कमाने का एक और पहलू है वोटर की प्राइवेसी का सम्मान। उनकी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से हो और सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए वो दी गई थी, जैसा कि डेटा प्रोटेक्शन पर हमारे कानून हमें गाइड करते हैं। विश्वास बनाने का मतलब सिर्फ लोगों का नहीं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी सम्मान करना है। तो आखिर में शाहबाद जैसे वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नेता के लिए असली सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे जीता, नहीं, असली सवाल यह है मैं लगातार उनका भरोसा कैसे जीतता रहूं। क्योंकि जीत तो एक इवेंट है, पर शासन वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।